इवोल्यूशन चैप्टर का नाम है हमारे एवोल्यूशन। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी ये स्टडी है हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज अ स्टडी of history of the life form on earth. Change in flora and fauna occur are millions of year and on earth. कि होता हुआ आ रहा है, चेंज होता हुआ आ रहा है फ्लोरा एंड फोना में, कब से? ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स से होता हुआ आ रहा है अर्थ पे। स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर इन लाइट ईयर। स्टेलर डिस्टेंस होती है वो आपकी लाइट ईयर में मेजर होती है। वी कैन सी स्टार अपेंडेंटली आर पीपिंग इन टू पास। वो आप स्टार देखते हैं आसमान में, वो हो सकता है वो होता भी है, वो पास के स्टार हो सकता है वो स्टार मर चुका हो और उसकी लाइट है वो हमें दिख रहा है, वो आते जिंदा है। ओरिजिन ऑफ लाइफ ये यूनिक इवेंट है इन हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। ये ओरिजिन हुआ है लाइफ का, ये एक यूनिक इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसा है? वास्ट है। रिलेटिवली स्पीकिंग अर्थ इटसेल्फ ऑलमोस्ट अ पीक स्पीक, मतलब एक बहुत ही छोटा सी डॉट है अर्थ पर। क्या है? रिलेटिवली स्पीकिंग करें अगर, अर्थ इटसेल्फ ऑलमोस्ट ओनली अ स्पैक। यूनिवर्स कितने साल पुराना है हमारा? 20 बिलियन साल पुराना है यूनिवर्स हमारा। 20 बिलियन ईयर अगो हमारा यूनिवर्स 20 बिलियन साल पुराना है। गैलेक्सीज होती हैं वो कंटेन करती हैं क्या क्या? स्टार, क्लाउड ऑफ गैस, डस्ट। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज करके यूनिवर्स बनाती हैं। बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स बनाती हैं। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इट्स इंडीड अ स्पैक। अगर हम साइज ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो अर्थ एक तरह से एक अर्थ पे डब्बा मान लो आप। बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी है, वो आपका यूनिवर्स की ओरिजिन बताती है। बिग बैंग थ्योरी बताती है ओरिजिन यूनिवर्स बना कैसे, इसकी ओरिजिन को बताती है बिग बैंग थ्योरी। सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन एक गोला सा था, वो फटा और उससे पूरा एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, उससे एक सिंगल सी चीज़ थी वो बहुत बड़ी तरीके से फटी, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। और इम्बिजीनियसली फिजिकल फॉर्म में हम बता ही नहीं सकते इस तरह से। वो यूनिवर्स सबसे आज तक वो फटा है, वो एक्सपेंड होता हुआ आ रहा है, उसका टेम्परेचर कम होता हुआ आ रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर, और हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस थी वो बाद में बनी। द गैसेस कंडेंस होके ग्रेविटेशन अंडर ग्रेविटेशन फोर्स उन्होंने गैलेक्सी बना ली, वो आज के डेट में प्रेजेंट है यूनिवर्स में। ठीक है, वो गैसेस थी, उन्होंने कंडेंस हुई अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स, उन्होंने गैलेक्सीज बना ली ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ यूनिवर्स। अर्थ है वो वॉज फॉर्म अबाउट 4.5 बिलियन ईयर अगो। अर्थ को बने हुए 4.5 बिलियन साल हो चुके हैं। देयर वॉज नो एटमोसफेयर ऑन अर्थ अर्लियर। अर्थ पे शुरुआत पे कोई एटमोसफेयर नहीं पाया जाता था। देयर वॉज नो एटमोसफेयर ऑन अर्ली अर्थ। वाटर, मीथेन, CO2 एंड अमोनिया आर रिलीज फ्रॉम द मोल्टन मास कन्वर्टेड द सरफेस। एक वो होता वाटर हुए थे, मीथेन हुई थी और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया ये रिलीज हुए थे मोल्टन मास से, जो जिसने कि अर्थ के सरफेस को उस टाइम ढक रखा था, कवर्ड कर रखा था। उस मोल्टन मास से रिलीज हुए थे वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। यूवी रेस जो ब्रेक करती थी, यूवी रेस ब्रेक डाउन वाटर मॉलिक्यूल को यूवी रेस ने तोड़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और लाइटर हाइड्रोजन निकल के चली गई। ये अर्थ से लाइटर हाइड्रोजन थी वो बाहर निकल के चली गई। ठीक है, वाटर था अर्थ पे और वो यूवी रेस पड़ी, वाटर को उसने तोड़ा यूवी रेस ने, और हाइड्रोजन तो बाहर निकल के चली गई और ऑक्सीजन रह गई। O2 कंबाइन विथ अमोनिया एंड मीथेन, और O2 थी वो कंबाइन करी अमोनिया से, और मीथेन तो उन्होंने फॉर्म कर लिया वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मॉलिक्यूल। ओजोन बन के आ गई। ओजोन लेयर वॉज फॉर्म जैसे जैसे ठंडा पड़ना चालू हुआ, एज इट कूल्ड वाटर वेपर जो कि गिरने चालू हुए धरती पर रेन की फॉर्म पे।
रेन की फॉर्म में ओस गिरने चालू हुए धरती पे वाटर के ऊपर। जैसे जैसे ठंडक बढ़ती चली गई और उन्होंने ही बारिश हुई थी वो उसने ही आज के समुंदर बना दिए। और लाइफ को अपीयर हुए हुए 500 मिलियन ईयर हो चुके हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ ऑलमोस्ट 4 बिलियन साल अगो। ये कह रहे हैं जब अर्थ बनी, अर्थ कितने साल पे बनी? 4.5 बिलियन साल पहले बनी अर्थ। तो उसके अर्थ के बनने के 500 साल बाद, 500 मिलियन साल बाद, अर्थ के बनने के 500 मिलियन साल बाद लाइफ आ चुकी थी धरती पे। आज से देखा जाए तो 4 बिलियन ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं हम। अब कुछ थ्योरीज आती हैं जो बताती हैं लाइफ कैसे आई अर्थ पे। पहली थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ कैम फ्रॉम आउटसाइड। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं धरती पे जो लाइफ आई हुई है ये आउटसाइड से आई है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट द यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर। यूनिट ऑफ लाइफ जिसे स्पोर कहते हैं वो ट्रांसफर करे गए हैं डिफरेंट प्लैनेट से, जिसमें एक अर्थ भी है। इस पर पैनस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। पैनस्पर्मिया आज भी एक फेवरेट आइडिया है कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। थ्योरी ऑफ, अब दूसरी थ्योरी आती है यहाँ पे, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसे एबियोजेनेसिस भी कहते हैं। इन्होंने कहा था लाइफ का आई है यहाँ पर डिकेइंग एंड रोटन मटेरियल लाइक स्ट्रॉ एंड मड। जो मटेरियल्स हैं डिकेइंग और रोटर, उसे चूहा काट के चला गया और डिकेइंग में गल रहे हैं, उन मटेरियल से लाइफ आती है। ठीक है, ये है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब ये थ्योरी थी, ये लुइस पास्चर साइंटिस्ट आया था, उसने थ्योरी ऑफ जनरेशन थी, एबियोजेनिस थ्योरी, और मैंने इससे पहले पढ़ी है, उसको उसने हटा दिया, काट दिया, गलत साबित कर दिया। लुइस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, उसने किल्ड ईस्ट ली, वो ईस्ट मर चुकी थी वाली ईस्ट ली और कुछ शुगर ली और फ्लास्क को ओपन रखा उसने। ठीक है, और एक दूसरी तरफ इन्हें क्लोज फ्लास्क लिया, उसमें भी हीट किल्ड ईस्ट ली और शुगर ली। इन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया लाइफ वो आई है, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, मतलब लाइफ से बनती है, ऐसा नहीं है लाइफ इज रोटन डिकेइंग मटेरियल से आ गई। shows that pre-sterile flags life did not come from killed yeast। ये कह रहा हूँ pre-sterile flags था याला जो बंद था पूरा, इसमें लाइफ आई ही नहीं क्योंकि साफ सुथरा था ये। while in other flags open to air, जिसको आपने खोल के रखा था एयर में, उसके अंदर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गए फ्रॉम किल्ड ईस्ट से। अब यहाँ पे दूसरी एक और थ्योरी आती है, उसका नाम है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये प्रपोज करी थी दो साइंटिस्ट ने, हाल्डेल ने और ओपेरिन ने। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन्होंने क्या कहा था, वो पहले लाइफ की फॉर्म आई है, वो कहाँ से आई है, वो आई है आपके प्री एग्जिस्टिंग, वो एग्जिस्ट कर रहा था पहले से नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है, जैसे कि आरएनए प्रोटीन। The formation of life was preceded by chemical evolution। ये कह रहे हैं लाइफ का फॉर्मेशन है वो आगे बढ़ाया गया है, किसने बढ़ाया आगे, केमिकल इवोल्यूशन ने बढ़ाया आगे। That is the formation of diverse molecule from inorganic constituent। जैसे कि फॉर्मेशन हुआ है किसका, डाइवर्स मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल का, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से। कंडीशन ऑन अर्थ वॉज, कंडीशन कैसी थी उस टाइम तब आ रही थी लाइफ, हाई टेम्परेचर का, वोल्केनिक स्टॉर्म थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कंटेन करता था मीथेन अमोनिया। अब एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी का बाय, ठीक है ना, किसने दिया, एस.एल. मिल्लन ने दिया इसका प्रूफ 1953 में। एस.एल. मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्रिएट करी सिमिलर कंडीशन लेबोरेटरी में जो उस टाइम अर्थ में थी, तब लाइफ आ रही थी। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन क्लोज फ्लैग, इन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बना दिया क्लोज फ्लैग्स के अंदर, मतलब क्लोज फ्लैग्स है उसके अंदर, उसको कंटेन कर रहा था मीथेन
हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर एट 800 डिग्री। इन्होंने ऑब्जर्व करा फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड बन गया, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई अमीनो एसिड की। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट कराए गए, उसमें फॉर्मेशन हो गई शुगर की, नाइट्रोजन बेस की, पिगमेंट्स की और फैट्स की। एनालिसिस ऑफ मेट्रियोइड कंटेंट revealed a similar compound indicating that similar process are occur as well in space। ये प्रोसेस हुआ होगा स्पेस के अंदर। विद दिस लिमिट एविडेंस, इस लिमिटेड एविडेंस दिखना है आपसे, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजेक्टेड स्टोरी दैट द केमिकल रिवोल्यूशन इज मोर और लेस एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये पार्ट बताते हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी है ये, वो कहीं तो मोर एब्स्ट्रैक्ट है और कहीं लेस एब्स्ट्रैक्ट है। नो आइडिया अबाउट, कोई पर आइडिया नहीं है कैसे कि फर्स्ट फॉर्म इटसेल्फ रेप्लिकेट मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। ये कह रहे हैं, ये तो आइडिया नहीं है, ये तो बता रहे हैं कि पहला मॉलिक्यूल ये होगा, पर ये नहीं बताया अभी तक, ये इसका कोई आइडिया नहीं है। वो पहला जो भी मॉलिक्यूल बना उसने अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करा, है ना, रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, वो पहली नॉन सेलुलर फॉर्म थी लाइफ की, वो कुड बी हैव बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम 3 बिलियन ईयर्स बैक। 3 बिलियन साल पहले फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म आई थी। कौन सी नॉन सेलुलर फॉर्म आई थी 3 बिलियन साल पहले? वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल, वो हो सकता है कोई जाइंट मॉलिक्यूल, RNA, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड। दीज कैप्सूल सिंगल सेल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल परहैप्स, ये सिंगल सेल मॉलिक्यूल थे जो कि क्या कर सकते थे, रिप्रोड्यूस कर सकते थे। ये पहला नॉन सेलुलर फॉर्म बनी थी, ये अपने आप में रिप्रोड्यूस कर सकती थी अदर, ठीक है ना, अदर मॉलिक्यूल्स में। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ दिस नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल 2000 मिलियन ईयर अगो। ये कह रहा है 2 बिलियन मतलब 2000 बिलियन साल पहले आई है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। ही वॉज प्रोबेबली सिंगल सेल, ये प्रोबेबली माना जाता है कि सिंगल सेल था। लाइफ कम फ्रॉम वेयर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली, और लाइफ है ये पानी से आई है, वाटर एनवायरनमेंट से आई है। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अक्रॉस द स्लोली थ्रू द इवोल्यूशनरी फोर्स फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी। ये कह रहे हैं ये बायोजेनेसिस थी मतलब थ्योरी बताई, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ आई है स्लोली, हल्के हल्के से आई है इवोल्यूशन के ज़रिए, फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से एक्सेप्ट करा है बहुत सारे लोगों ने इस थ्योरी को। One form, however, the first cellular form of life could have evolved into the complex biodiversity of today's is fascinating story that we'll discuss। ये कह रहे हैं फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ की थी, ये इवॉल्व हुई है इनटू कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी में। पहले तो सिंपल थी, अब कॉम्प्लेक्स बन चुकी जैसे कि आज है। ये फैसिनेटिंग स्टोरी है, वो हम डिस्कस करिए नीचे। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ क्रिएशन को, थ्योरी अलग थ्योरियाँ हैं, वो ऐसे कि स्पेशल एक थ्योरी आती है स्पेशल क्रिएशन। कन्वेंशनल रिलीजन लिटरेचर तय, कुछ धर्मों की लिटरेचर ये बताती है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहते हैं उसे। द थ्योरी हैज 3 थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं इसके। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सेल, जैसे ऑर्गेनिज्म आप आज दिख रहे हैं वैसे ही पहले थे, वैसे ही बनाए गए थे। डाइवर्सिटी was always same since the creation will be same in future। एक डाइवर्सिटी पहले भी सेम थी और आज भी सेम और फ्यूचर में भी सेम रहेगी। अर्थ इस अबाउट 4000 साल पहले की है और 4000 साल पुरानी है बस। ऑल दिस आइडिया वो स्ट्रॉन्गली चैलेंज ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, और ये आइडियाज़ हैं 19th सेंचुरी में बहुत तगड़े रूप से चैलेंज हो रहे हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी। हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन लाइफ फॉर्म्स का, इसमें एक थ्योरी का नाम है, उसका नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी थी चार्ल्स डार्विन ने दी थी। चार्ल्स डार्विन हैज़ डन सी वॉयज इन द सील शिप कॉल्ड, इन्होंने अपनी समुद्र की यात्रा की थी अपनी शिप के अंदर, उसका नाम था HMS बेल्जल अराउंड द वर्ल्ड।
चार्ल्स डार्विन ने कंक्लूड करा था कि एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर द सिमिलैरिटी अप टू द वेरिंग डिग्री ऑफ अमंग देमसेल्फ। ये कह रहे हैं आज के ज़माने में वो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं, वो एक दूसरे से सिमिलैरिटी दिखा रही हैं, ठीक है, सिमिलैरिटी दिखा रही हैं अप टू वेरिंग डिग्री, और अलग अलग डिग्री पे कुछ ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखा रही है, कुछ कम सिमिलैरिटी दिखा रही है themselves, also with the life form that exist million of year ago, और उनसे भी दिखा रही है जो कि millions of year ago हो गए उन्हें मरे हुए। Characteristic of any population shows built in variation based on a climate, food, physical factor which have themselves to survive better in natural condition and outbreed others. अकॉर्डिंग टू डार्विन, फिटनेस रेफर टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विन के हिसाब से फिटनेस को हम रिप्रोडक्टिव फिटनेस कह देते हैं। डैट इज़ मोर फिट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड मोर लीव प्रोगेनी। जो मोर फिट इंडिविजुअल है वो बच जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा और बहुत सारे अपने बच्चे बना के छोड़ जाएगा। दीज इंडिविजुअल आर सेड टू बी द सिलेक्टेड बाय नेचर। और इंडिविजुअल जो ऐसा कर रहा है, जो बच्चे बना के छोड़ रहा है, रिप्रोडक्टिव फिट है, तो वो आपका नेचर ने उसे सिलेक्ट कर रखा है, नेचर बढ़ाना चाह रहे हो उसे। डार्विन गिव द टर्म नेचुरल सिलेक्शन ऑन दिस इम्प्लाइड इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, डार्विन ने इसे टर्म दी नेचुरल सिलेक्शन और इसे इस तरह से इम्प्लाइज करा, लागू करा है नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के नाम पे। अराउंड द सेम टाइम द सेम कंक्लूजन वॉज ड्रॉन बाय, और उसी सेम टाइम पे जब डार्विन ने सब कंक्लूजन दिए उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट हो रहा है, उसका नाम अल्फ्रेड वेलेस, अ नेचुरलिस्ट हु वर्क ऑन मेलिली आर्चीपेलागो। एक साइंटिस्ट था, जब डार्विन ने सारी चीज़ें बताई उसी टाइम पे द साइंटिस्ट था, उसका नाम था अल्फ्रेड वेलेस। ये नेचुरलिस्ट था, उसने वर्क करा था मेले आर्चीपेलागो में। अ न्यू ऑर्गेनिज्म इवॉल्व बट द सम कॉमन सिमिलैरिटीज एंड सम कॉमन एंसेस्टर। न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, बट शेयर कर रहे हो कॉमन सिमिलैरिटी पुराने वालों से, और कॉमन एंसेस्टर उनका पूर्वज ही सेम है पुराने वालों से। देयर एंसेस्टर वर प्रेजेंट एट अ डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इनके एंसेस्टर थे, वो आज के ज़माने में नई स्पीसीज हैं, इन सबके एंसेस्टर थे पुराने ज़माने में प्रेजेंट थे। एपॉक्स, पीरियड, एराज, जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ रन पैरेलल टू बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जियोग्राफिकल हिस्ट्री अर्थ की वो पैरेलल चलती है किसके, बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ के। एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, और कुछ एविडेंस है कि इवोल्यूशन सच में हुआ है। फॉसिल, पहला एविडेंस आता है फॉसिल। देयर आर द पार्ट ऑफ द लाइफ, ये लाइफ का पार्ट, लाइफ फॉर्म का पार्ट है, यूजुअली फाउंड होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। फॉसिल कहाँ पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं फॉसिल। These are the part of the life form and usually found in sedimentary rocks. Fossil are the type of paleontological evidence. Paleontological evidence के पार्ट होते हैं फॉसिल। फॉसिल रिप्रेजेंट करते हैं एसिन ऑर्गेनिज्म को। वो ऑर्गेनिज्म आज के टाइम पर मिट चुका है, ख़त्म हो गई उसकी प्रजाति को रिप्रेजेंट करते हैं फॉसिल। द स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट करती है जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्ट। ठीक है, ये स्टडी की फॉसिल होती है, ये डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स में होती है, वो इंडिकेट करती है डिफरेंट जियोग्राफिकल पीरियड को जो एग्जिस्ट करते हैं। एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, और कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट दिया है इवोल्यूशन को, जैसे प्रपोज कराए थे एन्स हेकल ने। एन्स हेकल साइंटिस्ट है, उसने एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट दिया है फॉर इवोल्यूशन को, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सर्टेन फीचर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन अडल्ट। इन्होंने कहा कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो कि सब वर्टिब्रेट में कॉमन होते हैं, तब उनका एम्ब्रो होता है बना हुआ, तो बाद में तब एम्ब्रो से थोड़ा बढ़ जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, तब तो उनके वो फीचर मिट जाते हैं। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, एम्ब्रोस ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलपिंग रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट। ह्यूमन के पास भी गिल स्लिट बनते हैं, ठीक है ना, सारे वर्टिब्रेट्स के पास बनते हैं, जस्ट बिहाइंड द हेड के पीछे, ठीक है। बट इट इज़ फंक्शनल ऑर्गन ओनली फिश, पर ये फंक्शनल ऑर्गन है फिश के अंदर बस, और नॉट फाउंड इन एनी अदर अडल्ट वर्टिब्रेट। अडल्ट वर्टिब्रेट्स में पाए नहीं जाते, पर बनते हैं पर ये पाए नहीं जाते। However,
कार्ल एनस वॉन रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। भाई आपने प्रपोजल पढ़ा अभी आपने, वो चार्ल्स हैकल्स लाए थे, इनका प्रपोजल था, गलत साबित कर दिया कार्ल एनस ने। वॉर्म बियर रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, ही नोटेड दैट एम्ब्रोस नेवर पास थ्रू अडल्ट स्टेज ऑफ एनी एनिमल। पर इन्होंने कहा कि एम्ब्रोस हैं पास नहीं करते अडल्ट स्टेज में किसी भी एनिमल की। एविडेंस बेस्ड ऑन द कॉम्परेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। पहला आता है होमोलोगस ऑर्गन। दीज ऑर्गन विच आर शेयर कॉमन ओरिजिन एंड बट हैव डिफरेंट फंक्शन। होमोलोगस ऑर्गन वो हैं जिनकी ओरिजिन को सेम है और आपका फंक्शन डिफरेंट है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। होमोलोगस, मान लो आपका घर है, आपकी ओरिजिन सेम है, हड्डियाँ सेम है आपकी भाई बहनों की सबकी, पर फंक्शन अलग अलग है सबका। तो ये आपका कौन सा इवोल्यूशन दिखा रहे हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल देखा है पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोर लिम्स। वेल्स में, बैट में, चीता में, ह्यूमंस में, सब में सेम है। शेयर द सिमिलैरिटी इन एनाटॉमी स्ट्रक्चर। वी हैव ऑल ह्यूमरस, रेडिकस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल एंड फेलेंजिस इन फोर लिम्स बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। पर फंक्शन डिफरेंट करता है हर एक में। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे होमोलोगस के। वर्टिब्रेट का हार्ट, वर्टिब्रेट ब्रेन, थ्रोन्स ऑफ बोगेन वेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स। ये आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे होमोलोगस के। एनालोगस ऑर्गन, दूस ऑर्गन विच हैव डिफरेंट ओरिजिन बट हैव सिमिलर फंक्शन। जो ऑर्गन उनके पास ओरिजिन तो डिफरेंट है पर फंक्शन सिमिलर है। सच ऑर्गन शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या लोग अलग अलग घर से आ रहे हैं पर फंक्शन उनका सेम है, जैसे ऑफिस में होता है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहे हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे विंग्स बटरफ्लाई के पास भी हैं, बर्ड्स के पास भी हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर है दोनों के विंग्स के पर फंक्शन सेम है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, स्वीट पोटैटो, रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन। बायोकेमिकल एविडेंस, organism show similarity in protein, gene and other biomolecule and metabolism। ये इंडिकेट करता है कॉमन एंसेस्टर को। हम सबके पास जीन है, हम सबके पास प्रोटीन है एंड अदर बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म भी हमारा सेम है सबका। ये एक तरह से इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे हमारे कॉमन एंसेस्टर रह चुके हैं। एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। यहाँ पे हम एग्जाम्पल बताएंगे इवोल्यूशन का बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से। इवोल्यूशन इज़ नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म करेंगे आप अगर, तो इवोल्यूशन कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। इट इज स्टोचस्टिक प्रोसेस विच इज़ बेस्ड ऑन चांस ऑफ इवेंट इन नेचर एंड म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। किस पे बेस्ड है इवोल्यूशन? इवोल्यूशन चांस इवेंट इन नेचर पे बेस्ड है और म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, विद इन 100 of years a man has created breed by intensive breeding program that differ from other breed, example dogs, but still are of same group. Nature will take over a millions of years परफॉर्म सेम वर्क। इंसानों ने एक ब्रीड कराई है 100 सालों में, ठीक है, जो ब्रीड अगर नेचर कराता तो उसे वो मिलियंस ऑफ ईयर ले जाता करने में। ठीक है, विद इन 100 of years मैन ने क्रिएट करी है इन ब्रीड बाय द इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। वो डिफ़र करती है फ्रॉम अदर ब्रीड से, एग्जाम्पल डॉग्स, बट स्टिल आर द ऑफ सेम ग्रुप। ठीक है, नेचर विल टेक ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर टू परफॉर्म द सेम वर्क। एग्जाम्पल नंबर 2, इंडस्ट्रियल मैलेमलिज्म इज ऑब्जर्व मेड इन इंग्लैंड। ठीक है, ये ऑब्जर्व करा गया इंग्लैंड में। ये सपोर्ट करा इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तब टाइम ऑफ मॉथ कलेक्शन, तब हमने एक मॉथ है उसे हमने कलेक्ट करा 1850 में, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं वो कराया गया था। ठीक है,
ऑब्जर्व कराया गया ट्री के ऊपर वाइट विंग्स के मौत ज़्यादा पाए जा रहे हैं और डार्क विंग के मौत कम पाए जा रहे हैं। रीज़न क्या था? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाइट कलर लीचन ग्रो करती थी ट्रीज के पास, ठीक है, ये ट्री पे, एंड ऑलमोस्ट कवर्ड द ट्री बिकॉज ऑफ विच द वाइट विंग मॉथ सर्वाइव ड्यू टू द वाइट बैकग्राउंड बट डार्क कलर, ठीक है। ये नु कह रहे हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था 1850 से पहले इंग्लैंड में, तो वाइट विंग के मौत थे वो ज़्यादा पाए जाते थे, डार्क वाले कम पाए जाते थे। क्यों? वो लीचन थी, वो कवर कर लेती थी पूरी ट्री, तो उसकी वजह से ट्री सफ़ेद हो जा रहा था और बैकग्राउंड मौत का भी सफ़ेद हो जा रहा था और मौत भी सफ़ेद था, ठीक है, ये बात है। और ब्लैक वाले थे वो कम थे, इसलिए वो आराम से दिख जाते थे वाइट ट्री पे, तो इस वजह से वो ख़त्म हो जाते थे, वो शिकार बन जाते थे ब्लैक वाले। मॉथ वर मोर स्पॉटेड एंड पिकअप बाय इंसेक्ट। अब ब्लैक वाला है तो 1850 की बात चल रही है। 1920 में क्या हुआ? आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन ट्रीज डार्क विंग मॉथ ज़्यादा बन गए और वाइट विंग मॉथ कम हो गए। क्यों? क्योंकि लीचन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। तब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो लीचन ने ग्रो करना बंद कर दिया पॉल्यूटेड एरिया में। सो दैट द डार्क मॉथ आर एबल टू camouflage वो एबल टू camouflage करके हाइड इन बैकग्राउंड themselves against the tree trunk become the dark due to the industrialization smoke and soot. They will survive more in number. White moth were more spotted and picked up by predator in comparison to the dark moth. और वाइट मॉथ तब यहाँ पे बैकग्राउंड उनका काला हो गया तो डार्क मॉथ थे ना वो तो बचने लग गए, वो जान की प्रजाति बढ़ने लग गई और वाइट वालों की कम होने लग गई। एग्जाम्पल नंबर 3, द काउंट ऑफ मेलिमेरिक मॉथ वॉस लो। काउंट है मेलिमेरिक मॉथ उसका कम है इन रूरल एरियाज एज दिस इन फैक्ट द नंबर ऑफ नो वेरिएंट कम्प्लीटली वाइड अप, ठीक है। Here and the count of melimeric moth was low in रूरल एरियाज में कम है। ऑल्सो दिस इज अ फैक्ट दैट नो वेरिएंट्स कम्प्लीटली वाइड आउट। एग्जाम्पल नंबर 4, excessive use of herbicides and pesticides have resulted in the selection of resistance variety in much lesser time, ठीक है। ये आप हर्बिसाइड डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या होता है सिलेक्शन रेजिस्टेंस वैरायटी बन के आ जाती है किसी भी चीज़ की बहुत कम टाइम में। एग्जाम्पल यूज ऑफ एंटीबायोटिक और ड्रग्स अगेंस्ट द यूकैरियोटिक अगेंस्ट सेल microbe has resulted in the appearance of resistant organism cell microbe in time scale of month or year not centuries। ये नु कहना है आप तब एंटीबायोटिक और ड्रग्स का यूज़ करते हैं अगेंस्ट द यूकैरियोट सेल या फिर माइक्रोब्स के अगेंस्ट में, तो क्या होता है सेल कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद तक भी हो सकता है वो इसके खिलाफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर ढूंढ ले, ठीक है ना। तो ढूंढेगा कैसे? ढूंढेगा तो उसमें क्या हुआ इवोल्यूशन आ गया। Adaptive radiation, it is a process of evolution of different species in a particular geographical area starting from one point and literally radiating to other areas of geography habitat, ठीक है। ये प्रोसेस होता है एवोल्यूशन का और डिफरेंट स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में वो स्टार्ट करती हैं एक पॉइंट से और डिटेली रेडिएट करती हैं टू अदर एरियाज में जियोग्राफी में। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे डार्विन फिंच, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। कौन सा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का? डार्विन फिंचेस वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन ने विजिट करा था गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस लैंड को डूरिंग हिज जर्नी एंड उन्होंने ऑब्जर्व करा था एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर स्पेशली बर्ड। किसको? बर्ड को। He visualized that there were many variety of small black birds। कौन सी बर्ड्स की बहुत सारी वैरायटी थी?
स्मॉल ब्लैक बर्ड लेटर कॉल्ड डार्विंग फिंचेस। स्मॉल ब्लैक बर्ड की बहुत सारी वैरायटी थी, उसे बाद में हम डार्विंग फिंचेस कहा गया। इन द सेम आइसलैंड they have evolved on it आइसलैंड itself। एक ही आइसलैंड पे इतनी सारी वैरायटी एक ही चिड़िया की, ठीक है ना। इन द सेम आइसलैंड एंड ऑल्सो दे हैव इवॉल्व ऑन द सेम आइसलैंड इटसेल्फ। द ओरिजिनल बर्ड वर सेट, वो ओरिजिनल शुरुआत की ओरिजिनल बर्ड थी, वो कैसी थी, वो सीड ईटिंग बर्ड थी, ठीक है ना। शुरुआत की वो बर्ड थी डार्विन फिंचेस वाली, वो सीड ईटिंग बर्ड थी। फ्रॉम विच द मैनी फॉर्म विथ ऑल्टर ब्रीक, और कुछ की चोंच होती है वो बदलनी चालू हो गई, ऑल्टर कर दी उन्होंने अपनी ब्रीक को। फॉर मेकिंग दैम इंसेक्टिवोरस, क्योंकि उन्हें इंसेक्टिवोरस बनना था, और वेजिटेरियन फिंचेस बनना था। कुछ इंसेक्टिवोरस बन गई, कुछ वेजिटेरियन फिंचेस बन गई। एग्जाम्पल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ marsupial। Example of various type of marsupial from the ancestral stock within Australian Iceland continent is example of adaptive radiation। एडेप्टिव रेडिएशन थोड़ी सी अलग पाई जा, मतलब एडेप्टेशन थोड़ी अलग पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको पता है एक कटा हुआ सा है, दुनिया से अलग अलग ही हिस्सा है, ठीक है। The evolution of various type of marsupial from the ancestral stock within Australia Iceland continent is a best example of the adaptive radiation। Evolution of the various type of placental mammal from the ancestral stock within Australian Iceland continent is another example of adaptive radiation, ठीक है। मार्सूपियल मैमल अलग होते हैं, जैसे कि आपका कंगारू। इफ द मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अकर इन सेम रीजन, अगर एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन अकर हो रही है सेम रीजन पे, एडेप्टिव रेडिएशन इन द मार्सूपियल एंड द प्लासेंटल मैमल इन द सेम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट हैबिटेट सिमिलर डेवलप among the organism of the same habitat। This can be termed as a convergent evolution। इसे हम बोल सकते हैं, आप convergent evolution कह सकते हैं आप इसे। प्लासेंटल मैमल, जैसे कि प्लासेंटल मैमल होता है उसको प्लासेंटा होती है अलग है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल, उससे कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा जानवर है, जैसे मूल पाया जाता है प्लासेंटल मैमल में। प्लासेंटल तो हमारे वाले मैमल होगा, हमारे इलाकों वाले मैमल, ये ऑस्ट्रेलिया वाले मैमल होगा मार्सूपियल। मूल पाया जाता है प्लासेंटल में, इनमें मार्सूपियल मूल पाया जाता है। इनमें एंटीओटर पाया जाता है, इनमें नुम्बैट पाया जाता है। इनमें माउस पाया जाता है, इनमें मार्सूपियल माउस। इनमें लेम्यूर, इनमें स्पॉटेड कसकस। फ्लाइन स्क्विरल, फ्लाइन पेलेंजर। बॉबकैट, टस्मेनियन टाइगर कैट। वुल्फ, टस्मेनियन वुल्फ। Biological evolution by the natural selection would have started since the cellular form of life have originated on Earth। ये कह रहे हैं evolution था वो नेचुरल सिलेक्शन से चालू हो चुका था, तब लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आ चुकी थी धरती पे, तब से ही नेचुरल सिलेक्शन चालू हो चुका था इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कब से चालू है, तब सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ धरती पे आ चुकी थी, ओरिजिनेट हो चुकी थी। द रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक विथ टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन, ठीक है। वो रेट ऑफ अपीयरेंस है न्यू फॉर्म का, लिंक होता है उसकी लाइफ साइकिल पे और लाइफ स्पैन के। दैट इज लॉन्गर दैन द लाइफ स्पैन, स्लोअर दैन द रेट ऑफ न्यूली फॉर्म, ठीक है ना। उतना ही स्लोअर लाइफ स्पैन होगा, उतना ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यूली फॉर्म स्लोअर होगा, उतना ही लॉन्गर लाइफ स्पैन होगा इसका, उतना ही स्लोअर होगा द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यूली फॉर्म।
एग्जाम्पल दे रखा है फिश एंड फाउल में टेक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर स्पीशिएशन इन नेचुरल वे। वो स्पीस हो गया और फाउल हो गया, इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर लेने पड़ेंगे फॉर स्पीशिएशन नेचुरल वे। वाइल अगर वाइल्ड माइक्रोब्स होते हैं वो इसे बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। स्पीशिएशन माइक्रोब में बहुत जल्दी होता है, माइक्रोब अपने अंदर बहुत जल्दी चेंज ले आते हैं। सम इन द फ्यू डेज, कुछ तो फ्यू डेज में ले आएंगे माइक्रोब। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू एडप्ट और गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। फिटनेस क्या होती है? फिटनेस एक रिजल्ट है और एबिलिटी का टू एडप्ट, वो एडप्ट कर सकें, ठीक है, एडप्टेशन कर सकें और सिलेक्टेड हो सकें बाय नेचर in an organism. So called fitness depend upon the inherited characteristic. अब ऑर्गेनिज्म के अंदर फिटनेस होती है वो डिपेंड करती है इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक पे। सो देयर मस्ट बी द जेनेटिक बेसिक फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड इवॉल्व। We can say that some organisms in population are better adapt और टू सर्वाइव इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। तो हम कह सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन पॉपुलेशन में रहते हैं वो बेटरली अडेप्ट होते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में। एडेप्टिव एबिलिटी होती है वो इनहेरिटेड होती है एंड हैव अ जेनेटिक बेसिस। वो एडेप्टिव एबिलिटी होती है कैसी होती है? इनहेरिटेड होती है, उसके बाद जेनेटिक बेसिस होती है। दो की फीचर होते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के। डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसके दो की कंसेप्ट हैं। पहला है ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब वो हमारे पूर्वजों से चलता हुआ आ रहा है मामला। एक है यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन, एक की पॉइंट है ब्रांचिंग डिसेंट और एक है नेचुरल सिलेक्शन। लेमार्क फ्रेंच नेचुरलिस्ट था, उसका व्यू था इवोल्यूशन पे कि इवन बिफोर डार्विन से पहले आया था लेमार्क ने गिवन करा था, इसने अपना व्यू दिया था दैट इवोल्यूशन ड्राइवन बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इवोल्यूशन होता है अगर आप ऑर्गन का यूज़ करेंगे और नहीं करेंगे इसके बेसिस पे। लेमार्क ने कहा था, डार्विन से पहले आए थे लेमार्क, फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। इनका व्यू था कि इवोल्यूशन ड्राइविंग बाय द यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। एग्जाम्पल दिया था इन्होंने ग्राफ ने अटैम्प्ट करा टू फॉरगिव लीफ ऑन अ टॉल प्लांट। उन्होंने लीफ पत्ती खाने की कोशिश करी ग्राफ ने लंबे पेड़ों पे। इसका रिजल्ट आया कि उनकी गर्दन लंबी हो गई, इलोंगेशन हो गई ऑफ देयर नेक, ठीक है, हैज रिजल्ट इन द इलोंगेशन ऑफ देयर नेक। This character of elongated neck was passed on to succeeding generation। ठीक है, करेक्टर था इलोंगेशन ऑफ नेक था, ये पास करके चला गया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। पर नो बडी बिलीव दिस एनी मोर। अब आज के टाइम पे से कोई ज़्यादा मानता नहीं, ठीक है। और डार्विन ने इन्फ्लुएंस करा कि वर्क ऑफ थॉमस डार्विन इन्फ्लुएंस हुए, डार्विन को प्रभावित हुए किसके वर्क काम से? थॉमस माल्टस के काम से ऑन पॉपुलेशन। डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ थॉमस माल्टस ऑन पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। वो नेचुरल सिलेक्शन होता है सर्टेन ऑब्जर्वेशन पे, वो फैक्चुअल होती हैं। जैसे कि नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, जब होगा तब नेचुरल सोर्स क्या होगी? लिमिटेड होगी। नेचुरल सिलेक्शन कब होगा? तब नेचुरल सोर्स लिमिटेड होगी। पॉपुलेशन स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। पॉपुलेशन क्या होती है? साइज स्टेबल होती है साइज में, बस कब छोड़ के सीजनल फ्लक्चुएशन आता रहता है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन वेरी करती है कैरेक्टरिस्टिक इवन थ्रो दे लुक सुपरफिशियल सिमिलर एंड मोस्ट ऑफ वेरियस आर इनहेरिटेड एटसेट्रा। ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन वेरी करती है करेक्टरिस्टिक में, इवन थ्रो दे लुक दिखते हैं सुपरफिशियल सिमिलर एंड मोस्ट ऑफ वेरिएशन आर इनहेरिटेड इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रिमेंडियस रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ठीक है, एज सीन ग्रोइंग
Bipedal population, the population size in reality are limited. Population size होता है reality में limited होता है, which clearly indicate करता है there has been competition for resource. ये दिखाता है कि रिसोर्स के ऊपर कंपटीशन चल रहा है. सर्वाइवल ऑफ ओनली सम इंडिविजुअल अकर और survival only some individual occur and also on the cost of others. ठीक है, अदर की कॉस्ट पे भी होता है. The novelty and the brilliant sign insight of Darwin. डार्विन की नज़रिया कैसा था देखने का. According to him the variation were हेरिटेबल. वेरिएशन होते हैं हेरिटेबल होते हैं, एक दूसरे से दूसरी जनरेशन में आते हैं और मेक करते हैं रिसोर्स फॉर द यूटिलाइजेशन बेटर फॉर द फ्यू मेंबर ऑफ पॉपुलेशन. सच मेंबर रिप्रोड्यूस करते हैं और लीव करते हैं मोर प्रोगेनी. वो मेंबर होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं और लीव करते हैं मोर प्रोगेनी. हैंस आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम over the many generation a change in a population characteristic take a place in resulting the formation of new life form. अब मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन था म्यूटेशन दिया था हुगो डिवेरिस ने म्यूटेशन का कंसेप्ट दिया था इवोल्यूशन पे. और डार्विन ने क्या दिया था, डार्विन वेरिएशन दिया था. म्यूटेशन हगो डिवेरिस ने दिया था म्यूटेशन. ठीक है, इसने क्या कहा था, बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ द इवनिंग पेरामोस. इसका काम किस पे बेस्ड था, इवनिंग पेरामोस पे बेस्ड था, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी. और डार्विन का काम किस पे बेस्ड था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड था कि नेचर सिलेक्ट करता है इसे जिंदा रहना नहीं रहना. म्यूटेशन कैन सडनली कॉज अ लार्ज वेरिएशन इन पॉपुलेशन. म्यूटेशन होता है वो सडनली बहुत बड़ा चेंज ला सकता है पॉपुलेशन में. डार्वियन वेरिएशन और माइनर वेरिएशन, वो छोटे वेरिएशन होते हैं. डार्विन वेरिएशन थोड़ी स्टेप पे चलते हैं. म्यूटेशन वर अकम रैंडम एंड डायरेक्शनलेस. म्यूटेशन डायरेक्शनलेस होता है, हो सकता है एक जनरेशन में हो दूसरी जनरेशन में ना आए, हो सकता है दूसरी जनरेशन में हो तीसरी जनरेशन में ना आए. डायरेक्शनलेस है. दीज वेरिएशन वर स्मॉल एंड डायरेक्शनल. According to Hugo de Veris, evolution or speciation is caused by the mutation. So he give term it to, इन्होंने टर्म दी इसको, उसका नाम है साल्टेशन. वहीं डार्विन ने क्या, इवोल्यूशन फॉर डार्विन वॉज ग्रेजुअल. इवोल्यूशन ग्रेजुअल है डार्विन के लिए. यहाँ पे हागो डी वेरिस ने टर्म दी साल्टेशन, अ सिंगल स्टेप और लार्ज. इन्होंने साल्टेशन मतलब तड़का लगाया, एकदम साल्टेशन करा कि एक सिंगल स्टेप होता है वो लार्ज क्या लाता है, लार्ज म्यूटेशन ला सकता है, तड़का लगा सकता है. साल्टेशन का इन्होंने, ठीक है ना, हागो डी वेरिस ने म्यूटेशन को साल्टेशन. हर्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल. हर्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल है कि अकॉर्डिंग टू द हर्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल to a given position to a given population allele frequencies of the gene are stable and constant from generation to generation. According to Hardy Wensberg, to a given population allele frequency है वो जीन की, वो स्टेबल है और कांस्टेंट है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जीन पूल मतलब टोटल जीन और अदर अलील इन पॉपुलेशन आर रिमेन कांस्टेंट. ये कांस्टेंट रहते हैं, इसे हम कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम. हार्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट्स यूजिंग इन्होंने क्या कहा था, हार्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल इन्होंने स्टेट करा था, यूज़ करा था एल्जेब्रिक इक्वेशन को. फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील कैपिटल है, उसे पीर के दिखाया. फ्रीक्वेंसी और रिसेसिव अलील उसे स्मॉल है, उसे क्यू से दिखाया. और सम ऑफ द ऑल एलेरिक फ्रिक्वेंसी इज़ 1. और दोनों के फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 है मिला के, पी और क्यू की मिला के 1 है.
वही फ्रिक्वेंसी ऑफ ए एलील, अगर ए एलील है तो पी स्क्वायर, स्मॉल है तो क्यू स्क्वायर। फ्रिक्वेंसी ऑफ ए अगर स्मॉल ए और कैपिटल ए है तो 2pq। अगर यहाँ पे आपने ये करके दिखा दिया p प्लस ये स्क्वायर तो ये 1 के बराबर है, और खोलोगे तो ये 1 के आ जाएगा। डिस्टर्बेंस इन अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी और वैन्सबर्ग इक्वेशन, चेंज इन अलील फ्रिक्वेंसी। डिस्टर्बेंस होता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम के अंदर, हार्डी और वैन्सबर्ग ये चेंज कर देगा एलील की फ्रिक्वेंसी को, और उससे इवोल्यूशन आ जाएगा। द 5 फैक्टर आर नोन टू इफेक्ट द हार्डी वैन्सबर्ग इक्विलिब्रियम। 5 फैक्टर हैं जो कि जाने जाते हैं अफेक्ट करने के लिए हार्डी वैन्सबर्ग इक्विलिब्रियम को। जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जीन की माइग्रेशन होना और जीन फ्लो होना। वैन द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, वैन द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, सेक्शन लिखा है, सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट करती है टू अनदर प्लेस, एक पॉपुलेशन एक प्लेस से दूसरी प्लेस चली जाती है। सेट अप न्यू पॉपुलेशन, देन द जीन फ्रिक्वेंसी ओरिजिनल एज वेल एज न्यू पॉपुलेशन चेंज। ठीक है ना, तो जीन की फ्रिक्वेंसी थी वो चेंज हो जाएगी उस इलाके में, नई पॉपुलेशन रहने आ गई वहाँ पे, और पुरानी वाली से भी हट गई, वहाँ से भी चेंज हो जाएगी। नाउ जीन अलील आर एडिड टू न्यू पॉपुलेशन, और जीन अलील हैं वो ऐड हो जाएंगे न्यू पॉपुलेशन में, एंड सम जीन एंड अलील लॉस हो जाएंगे फ्रॉम ओल्ड पॉपुलेशन से। इफ द अबव मेंशन जीन माइग्रेशन हैपन द मल्टी टाइम इट लीड टू जेनेटिक फ्लो। अगर आप जीन की माइग्रेशन बहुत बार कर देते हैं तो ये कहलाया जाएगा आपका जीन फ्लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये क्या होता है, चेंज होता है जीन की फ्रिक्वेंसी पे, वो अकर होता है बाई चांस कोई चेंज हो जाता है जीन की फ्रिक्वेंसी पे, उसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। Sometimes the genetic drift so prominent is in the new sample of population that the new form population may become the different species. In case of original drift, population is termed and the founder is called founder effect. ये कह रहा था जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है उस कम टाइम क्या कुछ बार क्या होता है यहाँ पे, ये प्रोमिनेंट होता है और सैम्पल ऑफ पॉपुलेशन न्यूली फॉर्म्ड हो रही है पॉपुलेशन में बिकम डिफरेंट स्पीसीज। जैसे कि आप कह सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन दूसरे देश में जाकर बसने लग जाए, एग्जाम्पल कनाडा ही मान लीजिए, कनाडा में इंडिया की पॉपुलेशन बस रही है, तो इंडिया की पॉपुलेशन वहाँ पे क्या कर रही है, फाउंडर इफेक्ट डाल लिया, वहाँ पे अपनी लैंग्वेज डाल लिया, अपना ही एक कल्चर है वो इंडिया को वहाँ के कल्चर को हटा रहा है इस तरह से, तो इंडिया की पॉपुलेशन क्या कर रहे हैं आप, जेनेटिक ड्रिफ्ट ला रही है इस तरह से। ठीक है, वो और इस फैक्ट को क्या कहेंगे, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, फाउंडर है, फाउंडर एक नया जीन वो ला, मतलब जीन डाइवर्सिटी ला रही है वो, तो हम इस फैक्ट कहेंगे फाउंडर इफेक्ट, और पॉपुलेशन क्या कहेंगे, फाउंडर। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट sometimes the genetic drift so prominent in the new sample of population that the newly formed population may become different species. In case of the original drift population term as the founder, ठीक है, पॉपुलेशन ओरिजिनली ड्रिफ्ट करिए उसको कहेंगे फाउंडर, एंड द इफेक्ट को कहेंगे फाउंडर इफेक्ट। ये ध्यान रखना, फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर। ठीक है, ओरिजिनल ड्रिफ्ट पॉपुलेशन को हमने फाउंडर कहा है और इफेक्ट को कहा है फाउंडर इफेक्ट। Mutation experiment of microbes show the pre-existing advantageous mutation help the organism to get selected, and the result is observed in the new phenotype. This may lead speciation over a few generation. ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट करा माइक्रोब से ऊपर, उन्होंने कहा प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेज थी म्यूटेशन की, वो हेल्प कर रही है ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट होने में, और रिजल्ट ऑब्जर्व हुआ न्यू फिनोटाइप में, नया फिनोटाइप बन के सामने आ गया। इस हमने इसने क्या कराया, स्पीशिएशन कराया ओवर अ फ्यू जनरेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये अकर होता है ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो गैमेट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, एक्सचेंज होता है, एक तरह से रिकॉम्बिनेशन होता है। नेचुरल सिलेक्शन इन दिस प्रोसेस
The heritable variation help the organism for the better survival and enable it to reproduce and leave the more number of progeny. ये नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, हेरिटेबल वेरिएशन होते हैं, वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म का कि वो बेटरली सर्वाइव करे और अपनी मोर जल्दी जल्दी से रिप्रोड्यूस करे और अपनी मोर नंबर ऑफ प्रोगेनी छोड़ सके। इन पॉपुलेशन के अंदर नेचुरल सिलेक्शन कैसे कैसे हो सकता है, इससे स्टेबलाइज हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत काफ़ी। पॉपुलेशन के अंदर नेचुरल सिलेक्शन होता है, वो लीड होता है। लीड कैसे कैसे होता है, स्टेबलाइजेशन हो सकती है। मोर इंडिविजुअल एक्वायर करेंगे मीन करेक्टर को। स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, मोर इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक्वायर करते हैं सेम करेक्टर को, ठीक है, मीन करेक्टर को मोर इंडिविजुअल्स होते हैं एक्वायर करते हैं कौन सा करेक्टर को, मीन करेक्टर को। डायरेक्शनल चेंज, मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड वैल्यू अदर देन मीन करेक्टर। डायरेक्शनल चेंज में क्या होता है, ज़्यादातर इंडिविजुअल एक्वायर्ड करते हैं किसको, एक्वायर करते हैं वैल्यू ओवर अदर मीन करेक्टर, ठीक है, एक्वायर करते हैं वैल्यू अदर मीन करेक्टर वैल्यू को, ठीक है। डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड पेरिफेरल करेक्टर को एक्वायर करते हैं वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ डिस्टर्बिंग कर्व। ये आपको दिखाऊंगा मैं भी। ये क्या होता है, डिस्ट्रप्शन में क्या होता है, इंडिविजुअल्स होते हैं एक्वायर करते हैं पेरिफेरल करेक्टर वैल्यू को एक्वायर करते हैं एट बोथ एंड और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। अब यहाँ पे आप देखिए ब्रीफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइनें वो दिख रही हैं आपको, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सेम। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ब्रीफ अकाउंट दे रखा है इवोल्यूशन का, एक अकाउंट पढ़ लीजिए। जोग्राफिकल टाइम अबाउट 2000 मिलियन ईयर अगो, 2000 मिलियन साल पहले, इंपॉर्टेंट वन दे रखे हैं सारे। अपेरेंस हुआ था फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का अर्थ पे, और मैकेनिज्म नॉट नोन, ये नहीं पता कैसे हुआ था, ठीक है। 2000 मिलियन साल पहले फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आई थी, ठीक है। आउट ऑफ द सम हैड एबिलिटी ऑफ टू रिलीज O2, उसके बाद उसके अंदर कुछ एबिलिटी थी, ठीक है, उसके कुछ अंदर कुछ एबिलिटी थी ऑक्सीजन को रिलीज करने की, बाय द रिएक्शन सिमिलर टू राइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और रिलीज कर रही थी ऑक्सीजन को एक रिएक्शन से जो कि सिमिलर है फोटोसिंथेसिस से। ग्रेजुअली कन्वर्जन हुआ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन साल पहले ओरिजिन हुआ इनवर्टिब्रेट्स का, 500 मिलियन साल पहले इनवर्टिब्रेट्स आ गए। 300 मिलियन साल पहले ओरिजिन हुआ जोलेस फिश का, वो फिश जिसके पास जो नहीं होती। कॉमनली ओपिनियन है दैट की फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेड वर्ड प्लांट, ये कह रहे हैं 350 मिलियन साल पहले ये पहले ऑर्गेनिज्म थे जो कि ज़मीन पर आ चुके थे। वो कौन से थे, वो प्लांट थे, सबसे पहले प्लांट आए थे ज़मीन पे, और यहाँ पे ओरिजिन हुआ था जोलेस फिश का धरती पे 350 मिलियन साल पहले। 350 मिलियन साल पहले की बात चलिए। फिश हैज़ started out the strongly wing move on the land and go back to their water। एक फिश थी जो कि बाहर आती थी, ज़मीन पर चल के जाती थी, उसके पास स्ट्रॉन्ग विंग्स थे, इस वजह से मूव करती थी लैंड के ऊपर, उसके बाद दोबारा पानी में चली जाती थी। इन 1938 में एक फिश का नाम है, उसका नाम है कोइलैंथन फिश। ये लो फिन है, पकड़ी गई है साउथ अफ्रीका के अंदर। विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, वो माना जाता है एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये ना एक फिश का नाम है, उसका नाम है कोइलैंथन फिश। ये लो फिन फिश है, ठीक है। ये पकड़ी गई है साउथ अफ्रीका के अंदर, उसे माना जाता है एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इन पास्ट दीज लो फिन हैव इवॉल्व, ये पास्ट के अंदर बहुत साल पहले की बात है, वो ये पास्ट के अंदर बताया
ये फिश बदल चुकी थी फर्स्ट एम्फीबियन में। कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ लैंड एंड वाटर, वो कैपेबल थे कि ज़मीन पे भी रह सकें और पानी में भी रह सकें। दीज वर द एंसेस्टर, ये फिश है, ये एंसेस्टर है किसकी, मॉडर्न डे फ्रॉग की और सलामेंडस की। Later on, amphibian evolved into the reptile, which lay thick shell egg, with which were resist to dryness। ठीक है ना। लेटर बाद में एम्फीबियन इवॉल्व करके रेप्टाइल्स में, और रेप्टाइल वो थिक सेल एग देने लग गए और वो रेजिस्टेंस करते हैं ड्राइनेस से। अगले 200 मिलियन साल बाद रेप्टाइल थे, वो डेवलप हो गए, उन्हें डेवलप कर ली डिफरेंट शेप एंड साइज एंड डोमिनेट करने लगे धरती पे रेप्टाइल्स का राज आ चुका था 200 मिलियन साल बाद इसके। ठीक है, मतलब आज से 150 साल पहले की बात चल रही है, 150 मिलियन साल पहले की बात चल रही है यहाँ पे आज से, और 350 मिलियन साल पहले की बात करोगे तो उससे 200 साल बाद। Giant ferns, pteridophytes, were initially present, but later these fell to form coal and reported slowly। ठीक है, मतलब आज से 150 मिलियन साल पहले, मतलब 200 मिलियन साल बाद, 350 मिलियन साल पहले के रेप्टाइल का राज आ चुका था धरती पे, उन्होंने डोमिनेट कर लिया था धरती पे। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट शेप डेवलप कर ली थी, और जाइंट फंदे टेरिडोफाइट थे, वो बहुत इनिशियली पूरी धरती पे लगभग प्रेजेंट थे। ठीक है, आज के टाइम पे कोयला है और पेट्रोल बनाते हैं। 300 मिलियन ईयर अगो ओरिजिन हुआ था सीवीड्स का एंड फ्यू प्लांट्स का। 300 मिलियन साल पहले, 320 मिलियन साल पहले, असल में 320 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था सीवीड्स का एंड फ्यू प्लांट्स का। वहीं 200 मिलियन ईयर अगो सम लैंड रेप्टाइल, डायनासोर कहते हैं उन्हें, वो पानी में अंदर वापस चले गए थे और इवॉल्व हो गए थे फिश के अंदर, वो फिश में बदल गए, वो जैसे वो रेप्टाइल जैसे दिखते हैं। उसका एग्जांपल दे रखा है इथियासोर्स एक एग्जांपल दे रखा है, वो है एक रेप्टाइल है, डायनासोर है, पानी के अंदर वापस चला गया, तो वहाँ भी रेप्टाइल जैसी मछली है। और एक डायनासोर का एग्जांपल दे रखा है टायरानोसोरस रिएक्स was one of the biggest land reptile, ये one of the biggest land उस टाइम का रेप्टाइल था, बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल था। उसकी हाइट थी 20 फीट with a huge fearsome ड्रैगन लाइक टीथ। 65 मिलियन ईयर अगो सडन डिसअपियर और डायनासोर, झटके से एकदम गायब हो गए डायनासोर, पता ही नहीं चला कहाँ गए, फ्रॉम अर्थ। प्रोबेबली रीज़न बताया जाता है इसका क्लाइमेटिक चेंज, इवोल्यूशन मोस्ट ऑफ देम इनटू बर्ड, और कुछ कहा जाता है इवोल्यूशन करके वो बदल गए बर्ड्स के अंदर डायनासोर, या फिर क्लाइमेटिक चेंज की वजह से मारे गए। सम स्मॉल साइज ऑफ रेप्टाइल ऑफ एरा आर स्टिल प्रेजेंट टुडे, और वो स्मॉल टाइप के रेप्टाइल थे डायनासोर के टाइम के, वो आज भी प्रेजेंट हैं। द फर्स्ट इवॉल्व मैमल वर विविपेरस एंड श्रू लाइक आफ्टर द रेप्टाइल अर्थ वॉर डोमिनेटिंग बाय मैमल। ये कह रहे पहला इवॉल्व मैमल था, वो मैमल था वो इवॉल्व हुआ, वो विविपेरस था। ठीक है, विविपेरस मतलब वो दूध नहीं पिलाता था बच्चे को, मतलब दूध पिलाता था और बच्चे को जल्द जन्म देता था। विविपेरस मतलब क्या होता है, वो बच्चे को अंदर पालते हैं, अंडा नहीं देते, मेन तो ये बात है विविपेरस की, दूध पिलाने का पता नहीं अभी। ठीक है, और वो स्क्रू था, स्क्रू मतलब छछुंदर थी। ठीक है, आफ्टर द रेप्टाइल के बाद धरती थी वो डोमिनेट करी गई बाय मैमल का राज आया रेप्टाइल के बाद धरती पे। इन कंपेरिजन टू अदर एनिमल्स, मैमल वो इंटेलिजेंट हुए, मैमल इंटेलिजेंटली सेंस करा और अवॉइड करा डेंजर को एटलीस्ट। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वैन साउथ अफ्रीका ने, तब जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन करा नॉर्थ अफ्रीका को, मैमल्स ऑफ साउथ अफ्रीका रिसेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एट्सेट्रा वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फोना।
अब क्या वो साउथ अफ्रीका था ये मान लीजिए, इस पर नॉर्थ अमेरिका ने ज्वाइन करा, नॉर्थ अमेरिका ऊंचा था मान लीजिए, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका के मैमल थे वो नॉर्थ अमेरिका के मैमल से दबाव में आके मारे गए, इस तरह से उन एक्सटिंक्ट होने चालू हो गए, नॉर्थ अमेरिका के मैमल खतरनाक, ठीक है। When a South America joined the North America mammal or South Africa resemble horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. overridden by the North American fauna. The pouches mammal और Australian marsupial survive करके क्योंकि absence of other mammals. वो पाउच मैमल से कंगारू हो गए, वहाँ की अलग ही मैमल्स हैं, पाउच ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल वो बच गए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अलग ही कटा हुआ देश है, वो अलग ही रह रहा है उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी अदर मैमल्स। सब मैमल बिकम एक्वेटिक, कुछ मैमल एक्वेटिक में बदल गए, वेल्स, डॉल्फिन, सील्स, सी काउ एक्सेट्रा। इवोल्यूशन कैन ऑल्सो सीन इन स्पेशली ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स एंड एलिफेंट एंड डॉग। इनके अंदर भी इवोल्यूशन देखा जाता है, कैसे कैसे इवॉल्व हुए। इवोल्यूशन इज मैल इज मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी। इवोल्यूशन है मैन का वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, विच उसके बाद लैंग्वेज स्किल आ गई और सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गई। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखा स्टेज रखी ह्यूमन की और डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसका। पहला यहाँ पे ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, ये आपके आए थे 15 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। 15 मिलियन साल पहले आए थे यहाँ पे ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। ये प्राइमेट थे और हेरी थे और वॉक करते थे लाइक गोरिल्ला और चिंपैंजीज। वो ड्रायोपिथेकस था वो एप लाइक दिखता था ज़्यादातर, और रामापिथेकस था वो मैन लाइक दिखता था। इवन द फॉसिल पाए जाते हैं यहाँ पे मैन लाइक बोन के, डिस्कवर करे गए ईस्टर्न अफ्रीका में, इथोपिया और तंजानिया में पाए जाते हैं मैन लाइक बोन्स पाई जाती हैं। फ्यू फॉसिल पाए जाते हैं जैसे मैन लाइक बोन के कहाँ पे, ईस्टर्न अफ्रीका में, इथोपिया और तंजानिया में, विच वो बताते हैं स्टैंड करते हैं ब्रीफ मैन लाइक प्राइमेट। ये मैन लाइक प्राइमेट थे, उनकी 4 फीट से छोटी हाइट थी और वॉक करते थे अपराइट, मतलब 2 पैर पे चलते थे, और वॉक इन अफ्रीका अबाउट 3 से 4 मिलियन साल पहले के हैं वो लोग, उनके ये फॉसिल पाए जा रहे हैं। जो उनकी हड्डियाँ इंसानों जैसी हैं, मैन लाइक बोन्स हैं, ईस्टर्न अफ्रीका में पाए जा रहे हैं, इथोपिया तंजानिया के इलाके में, ठीक है। वो इंसान थे, वो प्राइमेट थे, हाइट उनकी 4 फुट से कम थी, वो अपराइट चलते थे, 2 पैरों पे चलते थे और वॉक करते थे ईस्टर्न अफ्रीका पे, ठीक है। ये 3 से 4 मिलियन साल पुराने हैं, 4 मिलियन साल पुराने हैं। ऑस्ट्रालोपिथेकस ये 2 मिलियन साल पुराने हैं, या ईस्टर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड पे चलते थे। ऑस्ट्रालोपिथेकस ये थे आपके, ये कहाँ पे चलते थे, ये रहते कहाँ पे थे, ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड पे रहते थे। दीज वर द स्टोन वेपन, ये यूज़ करते थे, स्टोन वेपन का यूज़ करते थे फॉर हंटिंग, मारने के लिए, और ईट करते थे ये किसको, फल खाते थे ये। होमो हैबिलिस ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीन थी। होमो हैबिलिस ये ह्यूमन कहते हैं, कैनिकल कैपेसिटी मतलब दिमाग की कैपेसिटी थी इसकी 650 से 800 cc। दीज प्रोबेबली डाइड, दीज प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ये ज़्यादा हमें लगता है ये मीट नहीं खाते थे, प्रोबेबली नहीं खाते थे गोश्त को, मीट को। होमो इरेक्टस फॉसिल डिस्कवर करे गए जावा में 1891 में। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी 900 cc थी, लार्जेस्ट ब्रेन था इनके पास। दीज प्रोबेबली ईट मीट, ये गोश्त खाते थे, ये ईट करते थे मीट को। होमो इरेक्टस था वो मीट खाता था। नेंदरथल मैन ये लीव करता ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया पे, 1 लाख साल से 40,000 साल पुरानी बात है, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी इसकी 1400 cc थी। दीज पीपल यूज हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बड़ी डेथ, ये क्या करते थे, ये अपने कपड़े पहनते थे, अपनी बॉडी को छुपाते थे कपड़ों से, और ये आपके वो जो इंसान मर जाता था उसको ये बरीड करते, दफना देते थे। होमो सैपियन आज का है।
होमो सैपियन अरोज, ये अरोज हुए थे कहाँ पे, अफ्रीका के में, ड्यूरिंग द आइज एज बिटवीन 75,000 से 10,000 ईयर्स अगो, and moved to different continent and developed into the various race. इम्पॉर्टेंट इवेंट डेवलप करा इन्होंने प्री हिस्टोरिक केव्स 18,000 साल पहले। एग्रीकल्चर लाया गया, एग्रीकल्चर की परंपरा आई इंसानों में 10,000 साल पहले। लीड टू ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है आपका एसन मिलर एक्सपेरिमेंट का, ये फोटो दे रखी है यहाँ पे। एसन मिलर इलेक्ट्रोड थे, स्पार्क था, वाटर कंडेंसर, ये वाटर इन, ये वाटर ड्रॉपलेट, ये लिक्विड ट्रैप, ये बॉइलिंग वाटर, वैक्यूम पम्प। A family tree of dinosaur and living modern day counterpart organism crocodile, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये दे रखे हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे दे रखे हैं होमोलोगस के कुकुरबिटा और बुजेंजुएला। ठीक है, ये आपका दे रखा है तब हुई तो वाइट था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, पीछे का बैकग्राउंड वाइट था, ये बच जाती थी, मर जाती थी। अब जब ब्लैक हो गया, ये मर जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद और ये बच जाएगी। यहाँ तो वैरायटी ऑफ ब्रीक फ्रेंची डार्विंग फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड, ऐसी टाइप की फ्रेंची दिख रही थी, किसी की चोंच बड़ी है, किसी की चोंच छोटी है। ये मार्सुपियल रेडिएशन दिख रही है आपको, सब एक सेम की वैरायटी शो कर रहे हैं, इसके अंदर दिखाया गया है। एडप्टिव रेडिएशन मार्सुपियल मैमल्स, ये आप देख लीजिए, ये मैंने बता चुका हूँ। ये आप इम्पोर्टेंट है, ये वही है, स्टेबलाइज्ड है ये, ठीक है ना। ये स्टेबलाइज वाला हो गया पहला वाला, दूसरा वाला डायरेक्शनल हो गया, ये डायरेक्शनल है, और ये वाला डिस्ट्रप्टेड है। इसे पढ़ लीजिए, ये यहाँ पे आपके दे रखे हैं पीरियड से, ठीक है, और यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, इसे भी देख लीजिएगा। इन सब की फ़ोटो, इनका नाम पढ़ लीजिए और इनका ये पढ़ लीजिएगा। ये मॉडर्न मैन है, ठीक है, चिंपैंजी है, ये अडल्ट चिंपैंजी है। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आपका शुक्रिया।